You want me to start now? Honorable Manoj Pandit sir, Vishnu Agrawal ji, Sunil Khandelwal ji, Abhay Sharma ji, Vijesh Khandelwal ji, Desai ji, and chartered accountants present in the house. Amit Shah, one of my very close students, Tushar Kothari ji, my dear young friends. मुझे मालूम है कि कल सुबह से आप पर जबरदस्त वैचारिक हमले किए गए हैं और आप लहूलुहान हो। सिर्फ उन्हीं हमलों से आप लहूलुहान नहीं हुए होंगे जो आपके सर के ऊपर से गए होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले कुछ मिनटों में आपको थोड़ा सा एनलाइटन कर सकूं और एंटरटेन कर सकूं। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि सीए के स्टूडेंट्स को बड़ा ही अनइंटरेस्टिंग माना जाता था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो इंजीनियरिंग कर रही थी। इसमें रिएक्शन देने की कोई बात नहीं, मैंने गर्लफ्रेंड ही बोला था। तो उसने मुझे एक दिन कहा कि आई एम सरप्राइज्ड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट टू बी सो रोमांटिक। आई मीन यू गाइस आर गुड विद नंबर्स बट romance is not your cup of tea. So I say there's nothing to be surprised. We are good with numbers and we are good with figures equally. और इसके आगे की कहानी आप पूछेगा क्योंकि तब मैंने दोनों ग्रुप के लिए फॉर्म भरा था। और जब कोई स्टूडेंट बोथ ग्रुप देता है तो उसके जीवन का सारा रोमांस पैरालाइज हो जाता है 1.5 सालों के लिए। मैं कुछ 4-5 बातें आपसे करूंगा और वो मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर आपसे करूंगा, मोटिवेशन से ही रिलेटेड होंगी। आई स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ वेरी फेमस पर्सन। आप सभी ने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सुना। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आपने उनको देखा भी। तो सिद्धू जो है उनकी लाइफ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो रेलिवेंट है हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की दुनिया से भी और जिस जनरेशन को आप बिलोंग करते हैं उस नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत ही इलीट फैमिली को बिलोंग करते हैं, बहुत ही सेटल्ड फैमिली को बिलोंग करते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू के फादर और नवजोत सिंह सिद्धू ने डिसाइड किया था कि वो क्रिकेटर बनेंगे और क्रिकेट में अपना करियर बनाएंगे। फादर जो हैं वो बहुत पैशनेट थे नवजोत सिंह सिद्धू के क्रिकेट करियर को लेकर। नवजोत सिंह सिद्धू टैलेंटेड थे लेकिन पिताजी बहुत पैशनेट थे। पिताजी रोज सुबह 5 बजे उन्हें नींद से उठा दिया करते थे और वो चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू जॉगिंग के लिए जाएं, दौड़ने के लिए जाएं। और नवजोत सिंह सिद्धू थे टैलेंटेड लेकिन आलसी थे। तो 5 बजे पिता उन्हें उठा दिया करते थे और सिद्धू उठते थे, पिताजी के पैर पड़ते थे और अपने ही घर के एक नौकर को मैनेज करके अपने ही बंगले के पीछे वाले कमरे में जाके वो सो जाया करते थे। 7 बजे वो कमरे से उठते और पीने का पानी अपने चेहरे पे डालते, अपने टी शर्ट पे डालते, जिससे सबको ऐसा लगे कि वो बहुत मेहनत करके आए हैं, बहुत दौड़ के आए हैं, पसीने में तरबतर हैं और अपने ड्राइंग रूम में एंटर करते। और पिताजी जब नवजोत सिंह सिद्धू को इस तरह देखते तो उन्हें लगता कि भाई मेरे शेर का पुत्र जो है उसने इतनी मेहनत करी है। तो पिताजी प्यार से ड्राइंग रूम में उन्हें बैठाते, आलू के पराठे और मक्खन का ब्रेकफास्ट कराते और कहते कि बेटा नवजोत बहुत मेहनत कर ली, अब एक काम करो आधे पौन घंटे जाके सो लो। तो सिद्धू जो है 7-7:30 बजे फिर से सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते। ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है जो कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। हम भी कई बार सीए में ऐसे पढ़ाई करते हैं, पीछे से मम्मी आ जाती है तो हम और एक्टिंग करते हैं जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब हुआ ये कि टैलेंट तो था नवजोत सिंह सिद्धू में, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1983 में उनको टेस्ट मैच की सीरीज के लिए चुन लिया गया और नवजोत सिंह सिद्धू ग्राउंड पे भारत के लिए खेलने उतरे और पूरी सीरीज में 3 बार उनको बैटिंग करने का मौका मिला और नवजोत सिंह सिद्धू बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। वो 3 मैच में कुल मिलाकर 20 रन बना, 3 बार बैटिंग का मौका मिला, इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला
जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिली और 3 इनिंग्स में टोटल मिलाकर वो 20 रन बना पाए और एक इनिंग में तो कमाल ही हो गया, 114 मिनट वो क्रीज पे रहे, 114 मिनट्स ही वाज ऑन क्रीज एंड ही वाज नॉट एबल टू हिट अ सिंगल फोर. All 3 innings he was not able to hit a single six, he was not able to hit a single four. He made 20 runs, 20 रन बनाए और एक बार तो 114 मिनट क्रीज पे रहे और बहुत बुरा प्रदर्शन रहा. सीरीज के बाद उन्हें निकाल दिया गया इंडिया की टीम से. और आप तो जानते हैं हमारे यहाँ जब प्लेयर परफॉर्म नहीं करता है तो हमारा देश प्लेयर तो छोड़िए उसकी गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ता है. नवजोत सिंह सिद्धू उस दौर में 1983 में देश के खलनायक बन गए, विलेन बन गए. लोगों ने उनके घरों पर अंडे फेंके, उनके घरों पर टमाटर फेंके. जीवित नवजोत सिंह सिद्धू की शव यात्रा निकाल दी गई उनके गृहनगर में. उनका बहुत अपमान किया गया, सब उनकी आलोचना कर रहे थे और आलोचना करना हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है. हम खुद कुछ करें न करें हम आलोचना तो करते ही हैं. और कमाल तब हो गया जब नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा. राजन बल करके क्रिकेट के बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, कॉलम लिखते थे वो, पहले स्पोर्ट्स वीक के लिखते थे, फिर इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखना स्टार्ट किया. राजन बल जो है नवजोत सिंह सिद्धू के बुरे परफॉर्मेंस से इतने नाराज हुए कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा नवजोत सिंह सिद्धू की बुराई करते हुए. 4 कॉलम का आर्टिकल लिखा और आर्टिकल को टाइटल दिया स्ट्रोकलेस वंडर नवजोत सिंह सिद्धू. 4 कॉलम का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस पे स्पोर्ट्स पेज पे टॉप पे छपा, स्ट्रोकलेस वंडर नवजोत सिंह सिद्धू. और पूरे आर्टिकल में नवजोत सिंह सिद्धू की बुराई कि क्यों उन्हें टीम में लिया है, क्या नवजोत सिंह सिद्धू में आत्मसम्मान नहीं है, अगर नहीं खेल सकते तो क्यों मैदान पे उतरे. तीसरी इनिंग में भी कुछ नहीं कर पाए, 20 रन हाईएस्ट, 114 मिनट, एक चौका नहीं, एक छक्का नहीं. शर्म आ रही है पूरे देश को. पूरे 4 कॉलम में नवजोत सिंह सिद्धू की बुराई, स्ट्रोकलेस वंडर नवजोत सिंह सिद्धू. बहुत बुरा आर्टिकल, बहुत आलोचना से भरा हुआ आर्टिकल. और नवजोत सिंह सिद्धू जिस दिन यह आर्टिकल छपा अखबार में, सिद्धू सुबह से ही कहीं निकल गए थे और दोपहर को 2 बजे वो घर पे लौटे. अपने बेडरूम में गए, वहां उन्हें वो अखबार मिला, उन्होंने वो अखबार देखा, वो आर्टिकल देखा और अपनी इतनी बुराई उसमें पढ़ी और उन्हें बहुत बुरा लगा. लेकिन उन्होंने अपने नौकर को बुलाया, कहा कि ये अखबार गीला क्यों है, ये मॉइस्ट क्यों है, सुबह आ गया होगा, अखबार गीला क्यों होना चाहिए. ये अखबार है, इसमें मेरी बुराई लगी है, आर्टिकल है, लेकिन ये गीला क्यों है. तो नौकर ने बड़े ही ठिठकते हुए अंदाज में बताया कि आपके पिताजी आप ही के कमरे में, आप ही के बिस्तर पर बैठकर पिछले 1.5 घंटे से आर्टिकल पढ़ रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे. शायद उन्हीं आंसुओं से ये अखबार जो है वो गीला है. अभी आपके आने के 5 मिनट पहले आपके पिताजी इस कमरे से गए हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आप घर में आ चुके हैं. दोस्तों, जब नवजोत सिंह सिद्धू को ये पता लगा ना, तो जितना बुरा उन्हें आर्टिकल पढ़ के नहीं लगा था, उससे ज्यादा बुरा उन्हें लगा. बिखर गए नवजोत सिंह, टूट गए. उनकी आत्मा जो है उसको ऐसा लगा किसी ने झंझोड़ दिया है. क्योंकि अपना अपमान होना एक बात है, उसके कारण पिता का दुखी होना एक और बात है. और नवजोत सिंह सिद्धू सहज नहीं हो पाए, वो उस पूरी रात सो नहीं पाए. 4:30 बजे वो उठे और उन्होंने उस आर्टिकल को काटा और अपने ड्रेसिंग रूम में अपने कांच पर, जिसमें रोज सुबह बाल बनाते, उसको चिपकाया और 5 बजे बिना पिता के रिमाइंडर दिए वो मैदान पे दौड़ने चले गए. और उस दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने एक कसम खाई. उन्होंने खुद से एक कसम खाई वहां पर और कहा कि मैं रोज जो है 12 से 16 घंटे मेहनत करूंगा और घर पे नहीं आऊंगा, फ्लडलाइट्स में भी खेलूंगा. कुछ लोग उन्होंने हायर किए जो उनको बॉलिंग कराते थे, जो बॉलिंग करते थे. नवजोत सिंह सिद्धू बैटिंग करते थे. उन्होंने एक नियम बनाया, खुद से एक कसम उन्होंने रखी कि जब तक रोज 300 छक्के वो नहीं मारेंगे, चाहे आपकी 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1, 2, जब तक 300 छक्के रोज नहीं मारेंगे तब तक घर नहीं लौटेंगे. और यू वोंट बिलीव दैट नवजोत सिंह सिद्धू डिड दिस फॉर 4 years. 300 छक्के रोज मारते मारते कई बार उनके हैंड ग्लोव्स में खून आ जाता, कई बार उन्हें वॉमिट हो जाती, कई बार वो बेहोश हो जाते,
लेकिन उन्होंने ये नियम बनाया था खुद के लिए और रोज 300 छक्के मारे। उनकी उंगलियों में सूजन आ जाती, स्वेलिंग आ जाती, और उन्होंने हार नहीं मानी। 4 साल तक वो ये करते रहे, 4 साल तक, जब तक 300 सिक्सेस वो नहीं मारते, वो कर नहीं रहा। और दोस्तों, जब ऐसा होता है तो उसके बाद चेंज तो आता ही है। 5वें साल रिलायंस वर्ल्ड कप की बात है और ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप जीता था, आपको मालूम होगा, और इंडिया में भी वर्ल्ड कप हुआ था और नवजोत सिंह सिद्धू को फिर से भारत की वनडे की क्रिकेट टीम के लिए चुना गया। और नवजोत सिंह सिद्धू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में क्रीज पर उतरे, खेलने उतरे। और जब ये नवजोत सिंह सिद्धू इस बार खेलने आए तो वो अलग अवतार में थे। उन्होंने अपनी पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 73 रन बनाए और 73 रन में 5 चौके और 5 छक्के लगाए। और उसके बाद लगातार 5 मैचेस में उन्होंने 50 से ऊपर रन बनाए और हर मैच में 4 छक्के लगाए। टोटल मिलाकर पूरी सीरीज में, पूरे वर्ल्ड कप में 30 छक्के नवजोत सिंह सिद्धू ने बनाए। और जैसा कि हमारे देश में होता है, नवजोत सिंह सिद्धू को फिर से देश का हीरो बना दिया गया। लोगों ने उस वक्त सिख समाज में जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनका नाम नवजोत रखना शुरू कर दिया और वो हीरो बन गए। और कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। आप डेस्टिनी देखिए, भाग्य देखिए, प्रारब्ध देखिए, नियति देखिए। उसी राजन, उसी इंडियन एक्सप्रेस, उसी नवजोत सिंह सिद्धू के लिए फिर से एक आर्टिकल लिखा और इस बार उस आर्टिकल का टाइटल था नवजोत सिंह सिद्धू, पाम ट्री हिटर, न्यू हीरो ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू, पाम ट्री हिटर, न्यू हीरो ऑफ इंडिया। मैं ये बात किस्सा क्यों सुना रहा हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम जब स्कूल में थे ना, तो हमारी एक हिंदी की मैडम थी, बुजुर्ग सी थी, और वो हिंदी की मैडम हर 2-3 दिन में एक बात बोला करती। वो कहती थी कि बाहर के अंधकार से लड़ने के लिए ना भीतर की रोशनी चाहिए। बाहर के अंधकार से लड़ने के लिए भीतर की रोशनी चाहिए। बाहर के अंधकार से लड़ने के लिए भीतर की रोशनी चाहिए। और मैं और मेरे दोस्त बिल्कुल आप ही की तरह थे। हम उनकी इस बात को समझ नहीं थे। जब भी वो कहती ना कि बाहर के अंधकार से लड़ने के लिए भीतर की रोशनी चाहिए, मैं भी कंधे उठा के कहता हूं कि रोशनी तो 20 सेक्शन में है। रोशनी भीतर से कैसे आई? रोशनी तो ट्यूबलाइट से आती है और भीतर तो चूहे दौड़ रहे हैं। लेकिन वो बुजुर्ग टीचर सत्यसाई विद्या विहार की जो हमारी मैडम थी, वो नहीं मानी। पूरे साल भर हर 3 पीरियड में से एक पीरियड में वो ये डायलॉग बोलती, बाहर के अंधकार से लड़ना है ना तो भीतर की रोशनी चाहिए। और दोस्तों, भीतर की रोशनी जो है ना, ये अपमान से पैदा होती है, ये उपेक्षा से पैदा होती है, ये उपहास से पैदा होती है, ये अभाव से पैदा होती है। इन्हीं 4 चीजों से पैदा होती है। अपमान से, उपहास से, अभाव से और उपेक्षा से। इन्हीं से वो भीतर की रोशनी पैदा होती है। ये वही रोशनी तो है जिसको माता पिता लगन कहते हैं। ये वही रोशनी तो है जिसको टीचर्स और ट्रेनर्स कमिटमेंट कहते हैं। ये वही रोशनी तो है जिसको ऑफिस में बॉस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है। ये वही रोशनी तो है जो जल रही थी, जिसके भीतर वो नौजवान जो पंजाब में आतंकवादी हमले में शहीद हुआ, सीने पे गोली खाई उसे। ये रोशनी जब भीतर जलती है ना, तो इंसान हिंदू और मुसलमान नहीं होता, वो अब्दुल कलाम हो जाता है। वही रोशनी, ये जब प्रज्वलित होती है ना अंदर, तो आदमी गुर्जर और पटेल नहीं रहता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाता है। और बिना किसी आरक्षण के इस देश का गृह मंत्री बनता है। सिंपल सी बात है, रेस जीतने के लिए आपको बैसाखी की जरूरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब देश के गृह मंत्री थे, तो इस मुल्क में कोई आरक्षण नहीं था, रोशनी थी उनके। ये वही रोशनी है कि स्टेनोग्राफर का लड़का सुंदर पिचाई बनता है, गूगल का सीईओ बनता है, स्टेनोग्राफर का लड़का। वो अजीत जैन बनता है, बर्कशायर हाथवे का वाइस प्रेसिडेंट बनता है। ये वही रोशनी है। और इसी रोशनी के अभाव में अंधकार होता है। और अंधकार को नहीं मिटा सकता। जब भीतर अंधकार होता है ना, तो आप 5-5 शादियां करने के बाद भी आपकी महत्वाकांक्षा भटकती है और आप अपनी ही बेटी के कत्ल की योजना बनाते हैं। यह अंधकार का नतीजा है। हमारे इंदौर में अभी एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ। उसमें
माता पिता ने राखी वाले दिन अपनी बेटी जिसने लव मैरिज करी थी उसको बुलाया और उसके पति को मार दिया, उसका गला घोंट दिया, वो प्रेग्नेंट थी। ये अंधकार है भीतर का, जो उस रोशनी का अभाव है। और अपमान, अभाव, उपेक्षा, ये कैसे वो रोशनी प्रज्वलित करते हैं? अपमान हो, अभाव हो, उपहास हो, उपेक्षा हो, या आपको नींद से जगाते हैं, या आपको तंद्रा से जगाते हैं, या आपको होश में लाते हैं, या आपकी मूर्छा तोड़ते हैं। और जब मूर्छा टूटती है, जब नींद टूटती है, जब निंद्रा टूटती है, तो आप जागृत होते हो। और इसीलिए आपके इंस्टीट्यूट ने अपने लोगो मोनो के नीचे लिखा है या सुप्तेषु जागृत। पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भीतर की रोशनी से ही बाहर का अंधकार मिटेगा, और उपहास, उपेक्षा, अपमान से ही वो रोशनी पैदा हो। फर्स्ट। सेकंड, आज की जो जनरेशन है ना, उसका फोकस जो है वो दो चीजें होती है, मीन्स और एंड्स, साधन और साध्य। मीन्स और एंड्स, साधन और साध्य, मकसद और तरीका। पूरी की पूरी हमारी जनरेशन है ना, उसका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जो है वो एंड्स पर, ऑब्जेक्टिव पर है, मकसद पर है, साध्य पर है। हमारा फोकस मीन्स पे नहीं है, हमारा फोकस माध्यम पे नहीं है। सीए का स्टूडेंट है, उसका फोकस है पास होना है, कैसे भी करके। आईआईटी एमबीए जो कर रहे हैं उनका मकसद है पैकेज चाहिए बड़ा, कैसे भी करके। और यही तक मामला समझे, एंटरप्रेन्योर है, उसको वैल्यूएशन चाहिए, कैसे भी करके। एंड्स पे फोकस है सबका, मीन्स पे नहीं है। जरा सोचिए गौर से, क्या मीन्स और एंड्स अलग अलग होते हैं? मीन्स और एंड्स अलग अलग नहीं होते। मीन्स ही तो विकसित होकर एंड्स बनते हैं। आम की गुठली ही तो है जिससे वो वृक्ष निकलता है। मीन्स और एंड्स अलग अलग नहीं होते। जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं होते। पहली पंक्ति ही अंतिम पंक्ति होती है। आपके मीन्स ही एंड्स होते हैं। ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो, ये जो एक्सपोजर आप ले रहे हो, ये जो आर्टिकलशिप आप कर रहे हो, यही तो आपका करियर बनेगी। ये जो ज्ञान आप ले रहे हो, यही आपका चरित्र बनेगा। जो कुछ आप करते हो उसमें आप मौजूद होते। मीन्स और एंड्स अलग अलग नहीं होते। मीन्स ही बाद में एंड्स बनते हैं, और हमारा फोकस सिर्फ एंड्स पे होता है, मीन्स पे नहीं होता। और जब फोकस सिर्फ एंड पर होगा, मीन पर नहीं होगा, तो आप बहुत सफल हो जाओ ना, तो भी आपका हश्र सहारा जी जैसा होगा। इंडिया बुल्स और सहारा ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी है, लेकिन देखिए मीन पर फोकस नहीं था, क्या नतीजा हुआ। सत्यम और इन्फोसिस एक समय पर लगभग बराबर स्टोरी थी, लेकिन मीन्स पे फोकस नहीं है, देखिए क्या नतीजा हुआ। और मध्य प्रदेश का सबसे ताजा उदाहरण है व्यापम। गलत तरीके से सही मकसद नहीं पाया जा सकता है। घृणा के रास्ते चलकर आप शांत दुनिया नहीं क्रिएट कर सकते हो। आप आपको डॉक्टर बनना है, आप गलत तरीके से डॉक्टर बनने गए, क्या नतीजा निकला। पेरेंट्स, बच्चे, अधिकारी, मंत्री सब जेल। मीन्स ही एंड्स बनते हैं। मीन्स और एंड्स अलग अलग नहीं होते। ये टाइम गैप है जो भ्रांति पैदा करती है, ये इल्यूजन पैदा करती है। मीन्स अलग नहीं होते, एंड्स अलग नहीं होते। मतलब पहली पंक्ति जो है हमारी, वही अंतिम पंक्ति, जो पहला कदम जो हमारा है, सॉरी, वही अंतिम कदम बनता है। इसीलिए कहा है ना, बस एक कदम बड़ा था गलत रहा है, और मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। बस एक कदम बड़ा था गलत रहा है, और मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। सो मेरा आपसे निवेदन है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अपना फोकस मीन्स पर भी रखिए। मीन्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने एंड्स। तीसरी बात, सर यूरोप में 3 प्रोफेसर्स ने बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी करी है। उन्होंने सॉकर प्लेयर्स को स्टडी किया, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों को स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि कुछ फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं जो राइट पैर से खेलते हैं, कुछ फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं जो लेफ्ट पैर से खेलते हैं, और लगभग 11% प्लेयर्स होते हैं जो दोनों पैरों से खेलते हैं। और उस रिसर्च में आगे ये पाया गया कि जो फुटबॉलर्स दोनों पैरों से खेलते हैं, उन्हें 19% ज्यादा रेम्यूनरेशन और कंपनसेशन मिलता है दूसरे प्लेयर्स के कंपैरिजन में। रोनाल्डो दोनों पैरों से खेलता है, जिदान दोनों पैरों से खेलता है, पैट फिन्ने दोनों पैरों से खेलता है। तो उन्होंने अपने रिसर्च के कंक्लूजन में लिखा,
अगर आपको प्लेयर बनना है तो आप एक पैर से खेलिए, और अगर आपको चैंपियन बनना है तो आप दोनों पैरों से खेलिए। और पैट फिने जो है, पैट फिने ने स्कॉटिश हाईलैंड में एक स्कूल डाला। उस स्कूल का बहुत इंटरेस्टिंग नाम है द अदर फुट सॉकर स्कूल। वहां पर 7 से 9 साल के बच्चों को जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, उनका नेचुरली जो लेग कमजोर होता है, जैसे वो राइट लेग से खेलते हैं तो उनके लेफ्ट लेग को स्ट्रेंथ दी जाती है, स्किल दी जाती है, उनके दूसरे पैर को डेवलप किया जाता है। स्कूल है द अदर फुट सॉकर स्कूल। ना मैं ये बात यहां क्यों कर रहा हूं, आईसीआई के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस बात का क्या इंपॉर्टेंस है कि स्कॉटिश हाईलैंड में पैट फिने ने द अदर फुट सॉकर स्कूल डाला है। इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है। सर बुरा मत मानिएगा, हमारा इंस्टीट्यूट जो इन बच्चों का दिमाग डेवलप कर रहा है, हम दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा डेवलप कर रहे हैं। दिमाग में 2 हिस्से होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। एक हिस्से में एनालिटिक्स होता है, लॉजिक होता है, कैलकुलेशन होता है, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत अच्छा होता है, वो तो जबरदस्त होता है। लेकिन दिमाग के दूसरे हिस्से में क्रिएटिविटी होती है, दिमाग के दूसरे हिस्से में जो है वो इनोवेशन होता है, दिमाग के दूसरे हिस्से में जो इमोशंस होते हैं, दिमाग के उसी दूसरे हिस्से में इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। हमारी पढ़ाई बार बार दिमाग के एक हिस्से का इस्तेमाल कराती है, और जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलते हैं तो उसी हिस्से का प्रयोग हम करते हैं पूरी दुनिया के साथ। पूरी दुनिया सिर्फ राइट ब्रेन से नहीं चलती है। इनफैक्ट 80% दुनिया जो है वो लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा बेटर मानती है। तो मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूं, ये कहना चाहता हूं कि आप दोनों दिमाग के हिस्सों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपको प्लेयर नहीं बनना है, आपको चैंपियन बनना है, आपको फरहान अख्तर बनना है। क्यों बनना है फरहान अख्तर? क्योंकि फरहान अख्तर क्रिएटिव भी है और कमर्शियली सक्सेसफुल भी है, वो इमोशनल भी है, वो अग्रेसिव भी है, वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी है, बहुत अच्छा इंसान भी है, लिखता भी है, डायरेक्ट भी करता है, गाता भी और एक्टिंग भी करता है। मल्टीपल स्किल्स डेवलप करिए, या दिमाग के दोनों हिस्सों को बराबर विकसित करिए। अनुराग बसु हो या संजय लीला भंसाली, ये वो लोग हैं जिनका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन जो है बराबर स्पीड से चलता है। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू वांट टू बिकम चैंपियंस। सो इफ यू वांट टू बिकम चैंपियंस, आपको दोनों पैरों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। आप समझते हो ये क्या है। चौथी बात, सेकंड लास्ट, इसके बाद बस एक और फाइनल। फोर्थ, अभी मुझे पिछले 2 साल में ऐसे स्टूडेंट्स बहुत मिल रहे हैं जो रिपीटेडली फेल हो रहे हैं, वो बार बार फेल हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं, मुझसे मिलने आते हैं, अपने दुख को शेयर करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि हम क्या करें कि हम पास हो जाएं। तो व्हाट कॉजेस रिपीटेड फेलियर? तो मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं सीपीटी में 1 बार, आईपीसीसी में 2 बार और फाइनल में 3 बार फेल हुआ। इसमें ताली बजाने की कोई बात नहीं, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। नाउ व्हाट कॉजेस रिपीटेड फेलियर? एक फंडामेंटल चीज हमको समझनी पड़ेगी अपने स्टूडेंट लाइफ में, बहुत फंडामेंटल चीज है। वो फंडामेंटल चीज ये है कि एक्सेसिव एफर्ट हमेशा फुटाइल जाता है, अत्यधिक प्रयास जो है हमेशा वेस्टफुल होगा। एक्सेसिव एफर्ट जो है वो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। एक्सेसिव एफर्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सेसिव एफर्ट में जो है दमन छुपा हुआ होता है। जब भी हम किसी भी चीज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करते हैं, एक्सेसिव एफर्ट करते हैं, हम किसी और चीज को सप्रेस कर रहे होते हैं। एक्सेसिव एफर्ट जो है जब भी हम कर रहे होते हैं, हम अपने भीतर ही भीतर लड़ रहे होते हैं। एक्सेसिव एफर्ट जो हम कर रहे होते हैं, भीतर ही भीतर जूझ रहे होते हैं। कभी नींद से जूझते हैं, कभी भूख से जूझते हैं, कभी अनिच्छा से जूझते हैं। हम लड़ते हैं इन चीजों से, और हमें लगता है कि हम सीए की एग्जाम क्लियर करने के लिए एक्सेसिव एफर्ट कर रहे हैं। और दमन आप जिस भी चीज का करोगे ना, वो और ताकतवर होकर प्रकट होगी। सप्रेस किसी भी चीज को आप करोगे ना, वो और एम्पावर होकर लौटेगी। किसी भी चीज को सप्रेस करके देख लो, नींद को आप सप्रेस करके देखो और ज्यादा नींद आएगी। भूख को आप सप्रेस करके देखो, डाइटिंग करके देखो, जिस दिन डाइटिंग टूटेगी ना उस दिन सैलाब आ जाए। अनिच्छा को आप सप्रेस करके देखो, अनिच्छा, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं होती है पढ़ाई करने। ये नींद पर, भूख पर, अनिच्छा पर, और किसी कौम पर भी, किसी कम्युनिटी पर भी यही बात लागू होती है। आप किसी भी कम्युनिटी को जरूरत से ज्यादा परेशान करोगे ना,
बहुत ताकतवर होकर वापस लौटे। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेसिव एफर्ट के बजाय हम एक नई चीज के बारे में सोचना चाहिए जिसको कहते हैं एफर्टलेसनेस। और एफर्टलेसनेस का मतलब प्रयास न करना नहीं है। एफर्टलेसनेस, व्हाट डू वी मीन बाय एफर्टलेसनेस? एफर्टलेसनेस मतलब सरलता से प्रयास करना, क्योंकि एफर्टलेसनेस में इनोसेंस है। एफर्टलेसनेस से क्वालिटी बढ़ती है किसी भी चीज की। एक निश्चितता जो होती है एफर्टलेसनेस में, एक सयानापन जो होता है एफर्टलेसनेस में, एक इनोसेंस जो होता है, वो गुणवत्ता को बढ़ाता है, वो क्वालिटी को बढ़ाता है। और दमन नहीं है एफर्टलेसनेस में। किसी जो बहुत मेरिटेरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछिए आप, वो चुपचाप में अकेले में, क्लास में तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन अकेले में आपको बताएंगे कि पढ़ाई उनके लिए ऐसे है जैसे खेल। और आप अच्छे स्टूडेंट तभी बनोगे जब पढ़ाई आपको पढ़ाई जैसी न लगे, खेल जैसी लगे। और पढ़ाई खेल जैसी लगेगी तभी जब एफर्टलेसनेस आएगी। इंटरेस्ट पैदा ही तब होगा। और एफर्टलेसनेस के लिए भी आपको वर्तमान में ही जीना होगा। एक्सेसिव एफर्ट करने वाला हमेशा पास्ट में और फ्यूचर में जीता है, और एफर्टलेस जो होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट में जीता है। उसी जागरण से एफर्टलेसनेस पैदा होता है। जिस जागरण की बात है, अगर आपको जितना परसेंटेज आप प्रेजेंट में रहोगे, जितना फीसदी आप वर्तमान में रहोगे, उतनी एफर्टलेसनेस आपके भीतर पैदा होती रहेगी। और दमन मत करिए। कभी भी किसी भी फीलिंग हो, इमोशन हो, आप उसको सप्रेस करेंगे ना, तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। एफर्टलेसनेस में सरलता और एक्सेसिव एफर्ट में जटिलता है, और जटिलता से विफलता पैदा होगी, सरलता से क्लैरिटी पैदा होगी, स्पष्टता पैदा होगी। तो ये चौथी बात थी। और अब आखिरी बात, आखिरी बात, मोटिवेशन की नहाने जैसा लगता है, रोज इसकी जरूरत महसूस होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या कि हम हमेशा के लिए मोटिवेटेड हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता कि जो रोशनी हमारे भीतर जल जाए? ऐसा क्यों है कि रोज हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? ऐसा इसीलिए है, मैं जवाब दे रहा हूं अभी के क्वेश्चन का जो आपके दिमाग में आ रहा है। आप सभी के दिमाग का एक वॉलपेपर है। उस वॉलपेपर पर आपको ये नहीं लिखना है हाउ, आपको ये नहीं लिखना है व्हेन, आपको ये भी नहीं लिखना है व्हाट। आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपके साथ बुद्धर भगवान हैं, आपको सब कुछ मालूम है, जो ना मालूम होना चाहिए वो भी मालूम है इसी उम्र में। आपका दिमाग का जो वॉलपेपर है उस पे आपको लिखना है व्हाई। अगर आपने आपके दिमाग के वॉलपेपर पर व्हाई ठीक ढंग से लिख दिया, तो आपको रोज जो है स्व प्रेरणा मिलेगी, आपके भीतर वो रोशनी जो है वो जल जाएगी। वो व्हाई अगर आपने ठीक से लिख दिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको सुनाता हूं। आंध्र प्रदेश परिवहन निगम, जैसे मध्य प्रदेश में बसेस चलाने वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है, आंध्र प्रदेश परिवहन निगम इज अ वेरी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ISO सर्टिफाइड है, प्रॉफिटेबल है। आंध्र प्रदेश परिवहन निगम के पास 23,000 बसेस हैं। 12 करोड़ लोग महीने में उसमें ट्रैवल करते हैं। 1,08,000 किलोमीटर उसकी बसेस ट्रैवल करती है। इट्स अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया उसकी सफलता की जो है तारीफ करती है। बट आंध्र प्रदेश परिवहन निगम एक प्रॉब्लम से बहुत स्ट्रगल कर रहा है। प्रॉब्लम ये थी सर कि एक्सीडेंट का रेट कम नहीं हो रहा था। ड्राइवर्स केयरलेसली गाड़ी चलाते थे, रैश ड्राइविंग करते थे, रात में शराब पीते थे, सुबह गाड़ी चलाते थे, उससे एक्सीडेंट्स हो रहे थे, उससे मौतें हो रही थी, डेथ हो रही थी। सो आंध्र प्रदेश परिवहन निगम ने क्या किया, उन्होंने IIM से प्रोफेसर्स को बुलवाया और ड्राइवर्स की ट्रेनिंग करवाई। कितना आसान लगता है, प्रॉब्लम है तो IIM से लोगों को बुलाओ, ट्रेनिंग करवाओ। IIM के प्रोफेसर्स ने ड्राइवर्स को ट्रेन किया। उसके बाद दुर्घटनाएं और बढ़ गई, तो उन्होंने IIT के प्रोफेसर्स को बुलाया। IIT के प्रोफेसर्स ने ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को ट्रेन किया। नतीजा यह हुआ कि ट्रेनिंग में आधे ड्राइवर्स सोते हुए पाए गए, उन्हें बाकी समझ में नहीं आई। अब IIT का प्रोफेसर ने ड्राइवर को यूं भी कैसे पढ़ा और समझा सकता है? मुश्किल है ना। डिफरेंस बहुत, प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रही थी। 0.9% एक्सीडेंट का उनका रेट था जो नीचे नहीं जा रहा था, और लोग मर गए। बहुत चिंता हो रही थी।
एक नौजवान ने 24 साल के लड़के ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सजेशन दिया। सजेशन ये था कि आंध्र प्रदेश परिवहन निगम के सारे ड्राइवर्स को ये बोल दिया जाए कि बस के डैशबोर्ड पर वो अपनी फैमिली का फोटो रखें। बस के डैशबोर्ड पर हर ड्राइवर को फैमिली का फोटो रखने को कंपलसरी कर दिया। तो हर ड्राइवर ने बस के डैशबोर्ड पर अपने माता पिता, बीवी और बच्चों का फोटो लगा दिया और कह दिया गया कि अगर ये फोटो नहीं लगाओगे आप तो आपको सैलरी क्रेडिट नहीं होगी आपका। तो सारे ड्राइवर्स ने अपनी फैमिली का फोटो बस के डैशबोर्ड पर लगा दिया। उन्हें लगा किसी समिति का फरमान होगा, कर लिया उन्होंने ऐसा। कमाल देखिए, मैजिक देखिए इस चीज का। 6 महीने में, ये फोटो लगाने के 6 महीने में एक्सीडेंट्स का रेट 50% से नीचे गिर गया, 50% से नीचे गिर गया। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्राइवर्स को जो बात आईएम और आईआईटी नहीं समझा पाया, वो एक फोटोग्राफ में समझा। ड्राइवर्स के दिमाग के वॉलपेपर पर उस फोटोग्राफ में लिख दिया व्हाई डू यू नीड टू रीच सेफली, because your mother is waiting for you, because your father is waiting for you, because your wife is waiting for you, because your kids are waiting for you। आपको घर सुरक्षित क्यों पहुंचना है? माता पिता, बीवी और बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। दिमाग के वॉलपेपर पे उस फोटोग्राफ में लिख दिया व्हाई। तो वो जादू हो गया जो ना आईएम कर पाया और ना जो आईआईटी। क्यों सीए बनना है आपको? क्यों सफल बनना है आपको? क्यों नाम कमाना है आपको? ये वाय आपके दिमाग के वॉल। क्यों सीए बनना है आपको? क्यों जिंदगी में सफल होना है आपको? क्यों नाम कमाना है आपको? क्यों पैसा कमाना है आपको? वाय आपके दिमाग के वॉलपेपर पे लिखा होना चाहिए। अगर ये वाय का आंसर आपको मिल गया, आपने आपके दिमाग के पेपर पे पेस्ट कर लिया, तो फिर आपको किसी मैनेजमेंट गुरु के, किसी मोटिवेशन के लेक्चर की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैंने जो 5 बातें आपसे कही, मैं उसको शेयर कर देता हूं एक बार फिर से। सबसे पहली बात, बाहर के अंधकार से लड़ने के लिए भीतर की रोशनी चाहिए। रोशनी अभाव, उपेक्षा, अपमान और उपहास से पैदा होती है। अभाव, उपेक्षा, अपमान हमारी नींद तोड़ते हैं, हमें जगाते हैं, जागृत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मीन्स और एंड्स अलग अलग नहीं होते हैं, बीज ही वृक्ष बनता है। अंतिम पंक्ति जो है और पहली पंक्ति, अंतिम कदम और पहले कदम में अंतर नहीं होता, मीन्स ही विकसित होकर एंड्स बनते हैं। तीसरी बात, एक्सेसिव एफर्ट से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अत्यधिक प्रयास का अर्थ दमन होता है। सिर्फ एफर्टलेसनेस पर ध्यान दीजिए, और एफर्टलेसनेस जागृत होने से ही पैदा होगा। चौथी बात, अगर आपको खिलाड़ी बनना है तो आप एक पैर से खेलिए, अगर चैंपियन बनना है तो दोनों पैरों से खेलिए। इसका मतलब है राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का इस्तेमाल करना सीखिए। और आखिरी बात, लास्ट, सबसे अंतिम बात, दिमाग के वॉलपेपर पर व्हाई लिख लीजिए। व्हाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत प्यार से सुना, थैंक यू सो मच। जय हिंद। Thank you so much, sir, for such a knowledgeable and motivational speech. And in honor of Sir Swapnil Kothari ji, we would like to present an AV.